So, hello guys, and welcome to another podcast episode of the Football Factory। और आज हमारे इस वीडियो में बहुत सारी डिस्कशन होगी और डिस्कशन में बेसिकली हम बात करेंगे आज का जो मैच है हेटाफे वर्सेस रियल मैड्रिड, उसके बारे में बेसिकली हमारी डिस्कशन होंगी। उसके बारे में मतलब क्या हो सकता है इस मैच में, किस वे में अगर रियल मैड्रिड इस मैच को टैकल करना चाहती है तो रियल मैड्रिड को किस वे में जाना पड़ेगा। हम बेसिकली उन्हीं चीज़ों पर बातें करेंगे। सो हमारा ये वीडियो सिस्टमेटिक वे में जाएगा। हम फ्रॉम द डिफेंस टू द अटैक जाएंगे, प्लस हम हेटाफे को भी एनालाइज करेंगे कि कैसे हेटाफे रियल मैड्रिड के लिए थ्रेट बन सकती है या फिर उनके लिए थ्रेट प्रोड्यूस कर सकती है। So guys, without taking any time, let's get into the video or podcast, you can say anything. So हमने देखा था लास्ट टाइम हमने जब हेटाफे के अगेंस्ट गेम खेला था, मीन्स हमारा जब गेम था हेटाफे के अगेंस्ट दिस सीज़न, जो पहला गेम था 2022 का, आई गेस 2 जनवरी को वो गेम था। और उस गेम में हम पिटे थे। उस गेम में हम क्लूलेस थे, क्लूलेस तो नहीं बोल सकते हो, बट हमने एक्सप्लॉयट नहीं कर पाया था हेटाफे के डिफेंस को। हमने हेटाफे का जो लास्ट लाइन था डिफेंस का, उसको तोड़ नहीं पाया था, उसको ब्रेक नहीं कर पाया था। और उससे पहले हमारा जो सीज़न था काफ़ी अच्छा जा रहा था। हमने बिल्कुल ही गेम्स लूज़ नहीं किए थे। दिसंबर में, नवंबर में हमारा काफ़ी अच्छा सीज़न चल रहा था, बट आफ्टर दैट गेम चीज़ें कुछ डिफरेंट सी होने लगी। और मुझे ऐसा लगता है कि उस गेम के बाद से हमारा जो सिस्टम था, हमारा जो स्ट्रक्चर था टीम का, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। बेड बे इंजरीज तो उतने सारे नहीं हुए, बट फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट सा हो गया था टीम का स्ट्रक्चर। वो गेम बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो हमारा पहला गेम था 2022 का, और कोई भी टीम ये नहीं चाहेगी कि हाँ अपना जो स्टार्टिंग साल का आप स्टार्ट करते हो वो हार के साथ करो। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम था। उसने हम, और उस गेम में ये भी दिक्कतें थी कि विनीसियस जूनियर नहीं खेल रहा था। सो वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि विनीसियस जूनियर, जैसा कि आप जानते हो, वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है जब आप हेटाफे, विलारियल, मतलब जो डीप जाके डिफेंड कर सकती है, जिस टाइप की टीम्स जो स्पेस आपको नहीं देगी उतना इनटू द फाइनल थर्ड ऑफ देयर हाफ, उस टाइम स्पेस जब जो नहीं देती है तो वहाँ पे विनीसियस बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करता है स्पेसेस को विथ हेल्प ऑफ बेंजेमा। बेंजेमा के साथ अच्छे कॉम्बिनेशंस बनाता है वो, और उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है रियल मैड्रिड को। सो विनीसियस का ना होना उस गेम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हेटाफे के लिए। बट ये गेम जो है, ये जो आज का गेम है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लस वो हमारे ला लीगा के रेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप देख रहे हो कि बार्सिलोना जिस हिसाब के फॉर्म में वो चल रही है, बार्सिलोना 14 गेम्स दे आर अनबीटन नाउ, आई थिंक। और हाँ, 14 गेम्स ही हैं, दे आर अनबीटन नाउ इन 14 गेम्स इन ला लीगा। हाँ, भले उन्होंने कल का गेम ड्रॉ खेला हो, बट उन्होंने ला लीगा में 14 गेम से वो अनबीटन है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि रियल मैड्रिड वेर कंफर्टेबल इन द रेस, क्योंकि हमको लग रहा था कि हाँ हम जीतेंगे। हमारे पीछे सेविल थी, बट सेविल ने अभी, मतलब सेविल का भी इंजरीज़ के वजह से या फिर जो भी बोल लो, उनका भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। तो हम अभी अपना जो राइवल वो बार्सिलोना ही है, जो हम मतलब ऐसा अगर हमने बहुत ज़्यादा ही हक दिया, 3-4 मैच हम हार गए, तब बार्सिलोना ईजिली टैकल कर पाएगी, उनके लिए आसान होगा। सो अब जितने भी सारे गेम्स हैं, जितने भी मैच डेज अभी बचे हैं, और उसमें जितने भी सारे गेम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ला लीगा टाइटल के लिए। प्लस बार्सिलोना, अगर हम देखें कि बार्सिलोना के पास किस टाइप के मैचेस हैं, तो हमें देखने को मिलेगा कि बार्सिलोना के पास हमारे से, मतलब रियल मैड्रिड से बहुत ईजियर ओपोनेंट है। एज कम्पेयर टू रियल मैड्रिड, दे हैव द ईजियर ओपोनेंट। वो बॉटम टेबल्स के बहुत ज़्यादा ही टीम है, और हमारे अगेंस्ट सेविल, एटलेटिको मैड्रिड, रियल बेटिस, दिस सॉर्ट ऑफ टीम्स आर देयर। सो और जो कि बहुत अच्छा कर रही है अभी रिसेंटली। सो ये एक दिक्कत वाली बात हो सकती है टाइटल के लिए। और
एंसेलोती को टाइटल जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने 2014 के सीज़न में भी फकअप्स किया था, इसी वजह से हम जीत नहीं पाए थे। सो ये ज़रूरी है, हर गेम हमें जीतना पड़ेगा। बेट इन ला लीगा, चैम्पियंस लीग, जितने भी कंपटीशन में हम हैं उसमें से हर गेम हमें चाहिए, हमें पॉइंट्स चाहिए हर गेम में। और ये जो पार्ट होता है सीज़न का, ये जो टाइम होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अलग अलग कंपटीशन के मोस्ट प्रोबेबली आप नॉकआउट्स में ही होते हो। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो गाइज लेट्स मूव टू दी टैक्टिकल पार्ट की क्या हो सकता है, या फिर क्या स्टार्टिंग 11 हो सकता है रियल मैड्रिड का, किस वे में वो एंसेलोती इस गेम को देखता है, या फिर उसे किस हिसाब से करना चाहिए, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। सो अगर हम देखते हैं हमारे बैक लाइन को, अगर आप देखो जो चेल्सी के अगेंस्ट खेली थी, तो कारवाहाल, मिलिताओ, अलाबा एंड मेंडी। और इस गेम के लिए हमारे पास दो प्लेयर्स नहीं हैं, मेंडी एंड मिलिटाओ आर आउट। मेंडी को इंजरी हुआ है, जो कि हाँ थोड़ा सा इंजरी है, वो आ जाएगा चेल्सी के गेम तक। और मिलिटाओ भी इंजर्ड हो गया था चेल्सी के गेम में। सो नाउ एंसेलोती के पास एक मौका है कि हाँ नाचो को वो खिला सकता है, क्योंकि नाचो चेल्सी के गेम में भी नाचो का होना मस्ट हो गया अब, क्योंकि एडर मिलिटाओ सस्पेंडेड है। और लेफ्ट बैक में मार्सेलो का इंक्लूजन होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई प्लेयर नहीं है, क्योंकि जब भी मेंडी इंजर्ड होता था या फिर सस्पेंडेड रहता था तो मोस्ट प्रोबेबली नाचो ही खेला उस पोजीशन में। बट अभी नाचो को अपना नेचुरल पोजीशन में खेलना पड़ेगा एज अ सेंटर बैक, तो फिर मार्सेलो आ जाता है इक्वेशन में। सो यहाँ पर जो बात आती है, यहाँ हम हेटाफे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जो ज़्यादा चढ़ती नहीं है, ज़्यादा प्रेस व्रेस नहीं करती है, वो अपने हाफ पर ही खेलना पसंद करती है, टीम्स को बुलाती है अपने हाफ में, फिर मतलब आपको हराश करती है वो टीम, आप एटलेटिको मैड्रिड सॉर्ट ऑफ टीम। सो आपको हराश करेगी, एक फिर काउंटर अटैक में वो जाती है, अगर अच्छा बॉल गया तो फिर गोल स्कोर करके फिर बैठ जाती है वो। तो इस टाइप की टीम से ये, और इसमें डिफेंसिव सॉलिडिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिफेंसिव सॉलिडिटी की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास नाचो और अलाबा है। हमने ज़्यादातर नहीं देखा इन दोनों को खेलते हुए आपस में इस सीज़न, क्योंकि मिलिटाओ एंड अलाबा बहुत ही फाड़ थे इस सीज़न, है अभी भी और आगे के मैचेस में भी रहेंगे। सो नाचो और अलाबा का कॉम्बिनेशन हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिला। बट यहाँ पर एक बात आता है कि हमारे लेफ़्ट बैक पे मार्सेलो खेल रहे हैं, और जब मार्सेलो आता है तो आपके पास अटैकिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस उस मार्सेलो के साथ उस विंग में विनीसियस रहेगा, जो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन करता है किसी भी प्लेयर के साथ। आप मैंडी के साथ भी देख लो, बेंजेमा के साथ भी देख लो, क्रूज के साथ भी देख लो, कॉम्बिनेशन प्ले बहुत अच्छा रहता है। 1-2 उनके टचेस बहुत प्यारे रहते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अटैकिंग थ्रेट इससे मैड्रिड बढ़ा सकता है हेटाफे के हाफ में। और मार्सेलो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बॉल डाल सकता है बेंजेमा के लिए, और बेंजेमा का एक हेडर मैच ख़त्म हो सकता है। सो मार्सेलो कल के मैच के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्लेयर। और डिफेंसिवली अगर हम देखें तो नाचो के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि रिटर्न लेग आने वाला है चेल्सी का, और उसको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि चेल्सी टूखल बहुत मतलब अभी वो ऐसा टीम लेकर आएगा जिसमें से आप मस्ट रख लो कि लकाका स्टार्ट करेगा इस गेम में, क्योंकि उसे पता है एडर मिलिटाओ नहीं है। और पेस के मामले में नाचो या फिर अलाबा लकाका को बीट नहीं कर सकता, तो लकाका रहेगा उस गेम में, रिटर्न लेग में जो होने वाला है बर्नबाउ में। सो लकाका उस गेम में रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला नाचो के लिए, और कल के मैच में हमें पता चल जाएगा। सो अब बात करते हैं हम राइट बैक पोजीशन की। अलाबा तो ठीक है, अलाबा उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। राइट बैक में कारवाहाल फिक्स है, और लुकास वास्केज मुझे नहीं लगता कि खेलेगा इस गेम में। हाँ हो सकता है 60th 70th मिनट के बाद सब्ड ऑफ हो जाए कारवाहाल, बट लुकास वास्केज इस गेम में नहीं खेल रहा। सो गाइज अब जो मेन पार्ट है मिडफील्ड का, जो हमारा पोजीशन है, उस पोजीशन में किस प्लेयर को खेलना चाहिए, मेरे हिसाब से किस प्लेयर को खेलना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो मॉड्रिच डे इन डे आउट जितने भी मैचेस होते हैं, बेट ला लीगा, चैम्पियंस लीग या फिर कंट्री के लिए, अपने नेशनल टीम के लिए, मॉड्रिच अपना 100% देता है बंदा। हर मैचेस में वो 90 मिनट्स तक खेलता है। सो नाउ दिस इज़ द टाइम हम मॉड्रिच को रेस्ट दें,
एंसेलोती को ये सोचना चाहिए, मॉडरिच को रेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं आगे। सेविल है, प्लस चेल्सी है अभी, प्लस अगर हम सेमी में चल जाते हैं तो फिर सिटी या फिर एटलेटिको जो भी आती है वो है। और आपको एक बात बता दूं कि मॉडरिच अभी एक येलो पे है, तो सेविल के गेम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मॉडरिच को रेस्ट दिया जाए। अगर मॉडरिच येलो ले लेता है, जैसे भी करके, वो जल्दी लेता नहीं है, बट फिर भी अगर वो ले लेता है तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। सो मॉडरिच नीड रेस्ट, और उसकी जगह पे वालवर्दे ज़रूरी है। वालवर्दे ज़रूरी है क्योंकि जिस आपका परफॉर्मेंस उसने चेल्सी के अगेंस्ट दिया, मुझे तो लगता है कि हर एक गेम मैड्रिड को अब ये सोचना चाहिए कि हाँ, वालवर्दे स्टार्ट करे हर एक गेम। मतलब जितने भी गेम्स होते हैं मैड्रिड के, अब राइट विंग पे स्टार्ट कराओ उस बंदे को, राइट मिडफील्ड पोजीशन में स्टार्ट कराओ उस बंदे को। आप अगर राइट विंग बैक बनाकर उस बंदे को खेलते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट उस बंदे को स्टार्ट चाहिए अब, क्योंकि उसने इतना प्रूव कर दिया है कि हाँ, उसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी टीम के अगेंस्ट खेल सकता है। किसी भी टीम, टॉप यूरोपियन क्लब्स, बॉटम यूरोपियन क्लब्स जितने भी हैं, सब किसी भी टीम के अगेंस्ट वो खेल सकता है किसी भी गिवन कंडीशन में। सो ही नीड्स टू स्टार्ट। और बात करते हैं हम कैसेमीरो की, तो कैसेमीरो भी सस्पेंशन में हो जाएंगे अगर वो कल हेटाफे के अगेंस्ट अगर उस बंदे को कार्ड मिल जाता है तो फिर वो भी सस्पेंड हो जाएगा, मतलब अगला मैच नहीं खेल पाएगा। सो कैसेमीरो को तो आप रेस्ट नहीं दे सकते हो इस गेम में, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ मिलिटाओ एंड मेंडी। सो कैसेमीरो कांट बी रेस्टेड और कांट बी सब्ड, उसको 90 मिनट्स खेलना ही है। हाँ, भले ही वो कार्ड ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, सेविल के अगेंस्ट मैनेज हो सकता है क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स हैं। एंड इन द केस ऑफ क्रूज, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली केसीएम ही प्रीफर करता है एंसेलोती, सो इन केस ऑफ क्रूज, क्रूज को भी रेस्ट दे देना चाहिए कल के गेम में। अगर मैं बात करूं तो कल के गेम में क्रूज को भी रेस्ट दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फिर ऑप्शंस खुल जाएंगे एंसेलोती के पास। हाँ, सेबायोस, ईस्को, कामाविंगा, आप तीनों में से किसी को भी स्टार्ट करवा दो, बट कल क्रूज को रेस्ट, क्योंकि उसको भी रेस्ट चाहिए, उस बंदे को भी रेस्ट चाहिए। अभी इंपॉर्टेंट गेम्स आने वाले हैं, और कैस मॉड्रिच और क्रूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रियल मैड्रिड के लिए इन गेम्स में, अगर टैक्टिकली कुछ चेंजेस होते हैं तो। सो क्रूज ऑल्सो नीडेड टू बी रेस्टेड एंड मॉड्रिच ऑल्सो नीडेड टू बी रेस्टेड। बाकी आप जिसको भी खिला लो वो तो है। वालवर्दे शुड स्टार्ट इन द राइट मिडफील्ड पोजीशन, एंड लेफ्ट मिडफील्ड में आप किसी को भी खिला लो, कम्बेट, कामाविंगा, ईस्को और केबायोस। सो गाइज, अब हम मूव करते हैं हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशंस हैं, लेफ्ट विंग, स्ट्राइकर एंड राइट विंग। सो क्वेश्चन ये हो जाएगा, हमें तो पता है लेफ्ट विंग में विनीसियस ही खेलेगा, स्ट्राइकर बेंजेमा ही खेल रहा है, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि क्या हम राइट विंग में किसी नए बंदे को ट्राई कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम रॉड्रिगो एंड एसेंसियो। सो हाँ, लोगों को लगेगा कि हाँ, मैं बेल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो नहीं, मुझे वो बेल बिल्कुल पसंद नहीं है। जब से उसने वो कांड किया, वो वेल्स गोल्फ मैड्रिड वाला, मुझे वो पसंद नहीं है। वो कितना भी अच्छा खेल ले, अगर वो स्टार्टिंग 11 में नहीं रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि अब जब आप मतलब किसी क्लब, जिस क्लब से खेलते हैं उसके लिए आपके पास रिस्पेक्ट ही नहीं है तो फिर खेल कर कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी बोलते हैं कि हाँ, बेल को स्टार्ट करना चाहिए, भाई वो आपका डिसीजन है, बट मेरे लिए बेल कभी स्टार्ट नहीं करेगा। और कल के मैच में मेरे लिए रॉड्रिगो को ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि रॉड्रिगो वो वर्क रेट प्रोड्यूस करता है टीम में, एसेंसियो कुछ नहीं करता है। एसेंसियो बस इसलिए खेल रहा है कि हाँ, बैंगर्स मारने के लिए खेलता है वो लौंडा। मतलब ठीक है, आप अच्छे प्लेयर हो, बट वैसे नहीं चलता। मैड्रिड में आपको कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे और घुल के खेलना पड़ेगा, वैसे आपका गेम नहीं चलने वाला। सो यही था लाइनअप, ऐसा ही होना चाहिए अगर मैड्रिड को जीतना है, क्योंकि अब गेम बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बात करते हैं विनीसियस की थोड़ा, और बेंजेमा के बारे में। बेंजेमा के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट नंबर 9 इन द वर्ल्ड, और वो बैलोन डोर वाली बात तो भूल जाओ, वो मिल रहा है बेंजेमा को इस बार। मैं बात करता हूँ विनीसियस जूनियर की, किस तरीके से वो इन टीम्स के अगेंस्ट इम्प्रूव कराता है रियल मैड्रिड की टीम को। सो हम जानते हैं कि विनीसियस के पास पेस है, बहुत बहुत ज़्यादा पेस है, प्लस ड्रिबलिंग पावर, तो भाई ब्राज़ीलियन है तो ड्रिबलिंग पावर रहेगा ही उस बंदे के अंदर। सो पेस
और ड्रिबलिंग से वो जिस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है इन जैसे टीमों को, हेटाफे हो गया या फिर मतलब जितने भी टीम्स जो बहुत ज़्यादा डीप डिफेंड करती है, अपने बंदे घुसा कर रखती है अपने हाफ में, उन टीमों के अगेंस्ट विनीसियस जिस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है स्पेसेस, वो भाई वो मतलब बहुत कम बंदे कर पाते हैं, बहुत कम बंदे कर पाते हैं। वो 1v3 कर लेता है, 1v2 कर लेता है, जब जब देखो 1v3 1v2 करके बॉल वहाँ से निकाल के ले जाएगा और बेंजेमा को एक पास जाता है, ख़त्म, गोल। सो ये गेम टोटली कल विनीसियस पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से वो स्पेसेस को खोलेगा, धागा खोल देगा टीम्स की। प्लस रॉड्रिगो रॉड्रिगो मैं रॉड्रिगो के भी बारे में बात करूँगा। तो रॉड्रिगो के लिए भी ये गेम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सब हमें लगता है कि हाँ रॉड्रिगो मोस्ट मतलब एज ए काउंटर अटैकिंग प्लेयर ही खेला है वो अपने करियर में जितने दिनों तक खेला रियल मैड्रिड में, और एसेंसियो को प्रेफर किया गया है रॉड्रिगो से पहले। सो द थिंग इज़ दैट कि अगर रॉड्रिगो खेलता है तो उसको वालवर्दे का सपोर्ट मिलता रहेगा और वो एक एक्स्ट्रा मैन की तरह काम कर सकता है वहाँ पे, क्योंकि वालवर्दे वो जब वालवर्दे खेलता है टीम में तो आप ऐसा समझ लो कि आप 12 मैन के साथ खेल रहे हो और आपके पास एक एक्स्ट्रा मैन है, तो रॉड्रिगो को एंcelotti एज एन एक्स्ट्रा मैन मतलब यूज़ कर सकते हैं उस बंदे को। सो बहुत इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है ये गाइज, और आप देखना क्या होता है कल के गेम में। मैंने तो अपने लाइनअप्स के प्रेडिक्शन बता दिए। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हेटाफे के बारे में, जो अभी तो उतने अच्छे फॉर्म में आप नहीं बोलोगे क्योंकि लास्ट कुछ मैचेस उन्होंने ड्रॉ खेले हैं, उससे पहले उन्होंने मतलब लॉस मतलब बहुत हारे हैं वो। तो ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, बट बर्नबाओ में आप आते हो तो हमेशा डिफ़िकल्ट होता है गेम, क्योंकि उस क्राउड को फेस करना एक डिफ़िकल्ट मोमेंट हो जाता है आपके लिए, आपकी टीम के लिए। और जो मैनेजर है हेटाफे का, वो मून नाइट का एक्टर है, लीड नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो मून नाइट का एक्टर जैसा ही लगता है। सो वो जो बंदा है उसका मोस्ट प्रोबेबली उसका जो सिस्टम चलता है वो 4-5-3-2 चलता है, जैसा मैंने बताया। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया कि वो अभी हमारा जो एक प्लेयर है बोरहा मायोराल, वो उनके पास है। सो वो थ्रेट प्रोड्यूस करेगा, उसके पास पेस है, वो थ्रेट प्रोड्यूस करेगा। सो उसके लिए भी ये गेम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बातें चल रही थी कि शायद बोरहा मायोराल को नेक्स्ट सीज़न लाया जा सकता है मैड्रिड में एज ए थर्ड स्ट्राइकर। मतलब आप सेकंड तो जानते ही हो, फर्स्ट बेंजेमा, सेकंड आप जानते ही हो, मैं बताना नहीं चाहता बट फिर भी आर्लिंग हालैंड, एंड थर्ड विल बी बोरहा मायोराल। सो एज अ थर्ड स्ट्राइकर मैड्रिड उसको लाना चाहती है। सो उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट गेम होगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ वो क्या कर सकता है अगर बेंजेमा और हमारा जो सेकंड स्ट्राइकर होने वाला है वो इंजर्ड हो जाए तो। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। तो हम बात करते हैं गाइस की जो मैनेजर है वो किस टाइप का फॉर्मेशन यूज़ करता है। वो 5-3-2 पे जाता है, डीप डिफेंड करेगा, नैरो डाउन करेगा स्पेसेस को, जगह नहीं देगा आपको। बस आप ये कर सकते हो कि हाँ इस विंग से इस विंग, लेफ़्ट टू राइट विंग आप चेंज करो, बॉल को मूव करो, बस ये होता है जब ये लोग खेलते हैं, क्योंकि ये स्पेस नहीं देंगे आपको मिडिल में। सो मार्सेलो कल असिस्ट देगा एक, आप देख लेना, क्योंकि इनका जो खेलने का स्टाइल है मार्सेलो को असिस्ट दिलवाएगा ही दिलवाएगा। और गेम तो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अगर हमने इन जैसे टीम्स को खोल दिया तो 4 गोल तो आप रख लो, अगर नहीं खोल पाए तो ड्रॉ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बट हाँ इम्पॉर्टेंट गेम है और हमारे टीम मेंबर्स भी बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, और हो सकता है कि हाँ गोल्स लगे, अच्छे खासे गोल्स लगे, विनीसियस भी गोल स्कोर करे, क्योंकि बहुत दिनों से हमने नहीं देखा विनीसियस को गोल स्कोर करते हुए। अगर इंटरनेशनल ब्रेक को हटा दिया जाए तो शायद लास्ट कब किया था मुझे याद भी नहीं है विनीसियस ने लास्ट स्कोर कब किया था गोल। इंटरनेशनल ब्रेक में उसने ब्राज़ील के लिए स्कोर किया पहला गोल अपना, बट उसके बाद रियल मैड्रिड के कलर्स में हमने नहीं देखा उसको गोल स्कोर करते हुए। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेम होगा रियल मैड्रिड के लिए, और ये जीतना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चेल्सी आ रही है, सेविल आ रही है, एटलेटिको मैड्रिड आ रही है, और हो सकता है सिटी या एटलेटिको मैड्रिड फिर से हो सकता है ऐसा, अगर सिटी को एटलेटिको मैड्रिड हरा देती है तो फिर। सो
ठीक है, अच्छा गेम होगा, देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, इंजरी ना हो, बस यही उम्मीद करते हैं। प्लस जीतें, ये गेम जीतें और हम अपने बी टीम के साथ जीते, क्योंकि मिडफील्ड में हमारी बी टीम ही खेलेगी। अगर एंसेलोती को अच्छा लगा कि हाँ वो मॉड्रिच को और क्रूज को रेस्ट दे सकते हैं, तो उन्हें रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स हैं जो उनको बेंच कर सकते हैं अभी भी। ऐसा उन्होंने गेम बाय गेम दिखाया है। तो मेरे ख्याल से उनको रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े गेम्स आ रहे हैं सामने। और ठीक है, देखते हैं, कल मार्सेलो कैप्टन करने वाले हैं टीम को, और मार्सेलो का कैप्टनशिप में बेंजेमा गोल स्कोर करे, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। कल के गेम में मज़ा आने वाला है। क्या पता बेंजेमा मास्टर क्लास फिर से आ रहा है, फिर से वो हैट्रिक मार दे। सो थैंक यू गाइज, इतना ही था आज के इस पॉडकास्ट में। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको इसी टाइप के पॉडकास्ट वीडियो मिलते रहेंगे। प्लस मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिव्यू वीडियो भी लाऊँ इस गेम का। और बार्सिलोना वाला वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मैंने गेम देखा नहीं था, बट मैं देखूँगा। और अगला जो मैच होगा बार्सिलोना का फ्रैंकफर्ट के साथ, उसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या कमियां हुई थी इस गेम में, जिससे बार्सिलोना 1-1 ड्रॉ। क्योंकि मैंने हाइलाइट्स देखा, तो फिर मुझे पता लगा कि फ्रैंकफर्ट वेर बेटर देन बार्सिलोना लास्ट नाइट। और देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। बट हाँ, रियल मैड्रिड विल विन दिस मैच।